हेलो स्टूडेंट्स। हाँ बेटा, कैसे हैं आप सभी। देखिए बच्चों, जो अपना जीओसी फर्स्ट चल रहा है उस जीओसी फर्स्ट में अपन नॉमनक्लेचर जो है उसमें आगे बढ़ रहे हैं। और नॉमनक्लेचर आपको पता है बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का, है ना। तो नॉमनक्लेचर हिंदी में बोलते हैं बेटा क्या, नामकरण। उसके लिए कितनी पद्धतियाँ, कितने सिस्टम्स प्रचलित थे, 3 थे, है ना, मुख्य थे। 3 सिस्टम्स प्रचलित हैं या 3 पद्धतियाँ, 3 तरीके प्रचलित हैं। उसमें सबसे पहली जो पद्धति है या सबसे पहला जो सिस्टम है बेटा वो है कौन सा, कॉमन सिस्टम। सेकंड जो अपन ने पढ़ा था वो डेराइव्ड सिस्टम था, व्युत्पन्न पद्धति। तो 2 अपनी बेटा कंप्लीट हो गई थी। और अब सबसे इम्पोर्टेंट जो तीसरे नंबर की है वो है आईयूपीएसी पद्धति। तो बेटा अपन जो पढ़ेंगे इस वीडियो में, स्टार्ट कर रहे हैं अपन आईयूपीएसी सिस्टम। क्या बोलोगे बेटा, आईयूपीएसी सिस्टम, है ना। हिंदी में बोलेंगे आईयूपीएसी तो रहेगा ही, पद्धति, सिस्टम को पद्धति बोलते हैं। इसी को बेटा ऑब्लिक करके मैंने एक नाम और दिया है यहाँ पे, और वो है जिनेवा पद्धति, जिनेवा सिस्टम। एक्चुअल में इसको जिनेवा सिस्टम क्यों बोलते हैं, क्योंकि इसकी एक कॉन्फ्रेंस हुई थी जिनेवा में, है ना। और जिनेवा सिस्टम और नॉमनक्लेचर के लिए, तो इसलिए इसको जिनेवा सिस्टम भी बोला जाता है। और इसको बेटा मॉडर्न सिस्टम भी बोलते हैं, मॉडर्न, MODERN है ये, है ना, मॉडर्न सिस्टम, आधुनिक पद्धति। अब आधुनिक तो आपको पता लग ही रहा है कि क्रम में सबसे पहले अपन ने कॉमन को पढ़ा, नेक्स्ट अपन ने डायराइव्ड को पढ़ा, एंड फाइनली अपन पढ़ रहे हैं आईयूपीएसी पद्धति। तो सबसे पहले एक छोटी सी बात है, देखिए वो अपन को आनी चाहिए कि ये जो आईयूपीएसी है, आईयूपीएसी वर्ड, इस आईयूपीएसी की फुल फॉर्म हमें पता होनी चाहिए। बहुत सारे बच्चों को पता होती है, बहुत सारे बच्चों को नहीं पता होती। तो इम्पोर्टेंट है बेटा, आईयूपीएसी की जो फुल फॉर्म होगी, ये शॉर्टली लिखा गया है आईयूपीएसी, है ना। कैपिटल आई, कैपिटल यू, कैपिटल पी, कैपिटल ए, कैपिटल सी। हिंदी में ऐसे भी लिख देते हैं, आई यू पी ए सी, ऐसे लिखा होता है क्या, आई यू पी ए सी, ठीक है ना। इसकी जो फुल फॉर्म है बेटा वो आप लोगों सबको आती होगी वैसे। तो आई अल्फ़ाबेट में तो कौन, इंटरनेशनल, इंटरनेशनल। यू में है बेटा यूनियन, यूनियन ऑफ प्योर, PURE, प्योर, एंड अप्लाइड, APPLIED, अप्लाइड। और सी में है केमिस्ट्री, CHEMISTRY। अब यदि अपन थोड़ा सा कंपेयर करें, देखो आई अल्फ़ाबेट जो है उससे तो आया है इंटरनेशनल, इंटरनेशनल है NATIONAL, इंटरनेशनल। और यू अल्फ़ाबेट में यूनियन, सेंटेंस फॉर्मेशन के लिए ऑफ लगाया गया है। पी में प्योर है, एंड लगाया गया है। ए में जो है वो अप्लाइड है, और सी में केमिस्ट्री है। तो फुल फॉर्म सब बच्चों को आनी चाहिए। हालांकि एक बहुत छोटा सा, बहुत छोटे लेवल का क्वेश्चन हो गया, लेकिन फिर भी हमें इसकी नॉलेज होनी चाहिए। कल को कोई आपसे पूछे कि भाई क्या पढ़ रहे हो, कि सर आईपीएससी पढ़ रहे हैं हम, बहुत बोलता है बच्चा, हर की जबान पर होता है आईयूपीएससी, आईयूपीएससी। उससे एक छोटा सा क्वेश्चन ही पूछ लिया जाता है कि सर आईपीएससी की जो फुल फॉर्म है वो क्या होगी। हालांकि अपन कभी यूज़ में नहीं लेंगे आईपीएससी की फुल फॉर्म को, अपन तो सीधा आईपीएससी नेम की बात करेंगे, लेकिन हमें नॉलेज बेटा होना चाहिए उसका। और वो फुल फॉर्म है, एक फ्लो में बोलोगे तो इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। अब शुद्ध हिंदी में तो बेटा आप, मुझे भी नहीं आता एक्चुअल में पूरी तरीके से, आप देख लेना कहीं पे भी आपको मिल जाएगा। बाकी शुद्ध हिंदी की ज़रूरत नहीं है यहाँ, क्योंकि अपन को इंग्लिश में ही आना चाहिए, क्योंकि अल्फ़ाबेटिकली अपन देखें तो इंग्लिश टर्म्स को यूज़ में लिया गया है, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। ओके बच्चों, अब देखिए इसको पढ़ने से पहले आप अपने आप को तैयार कर लेना कि आईपीएससी बहुत इजी भी है, मैं आपको बता दूं, और आईपीएससी बहुत कठिन भी है। इजी कब है, जब हम इसको घटे नहीं, ठीक है ना, और समझने की क्या करें, कोशिश करें। और ये अच्छी इसलिए है क्योंकि बेटा आप देखना इसमें रूल्स से बड़े इम्पोर्टेंट हैं।
क्योंकि अब तक तो कॉमन में बहुत सारे, हालांकि अपन ने बहुत सारे ट्रिक या जुगाड़ से उसको इजीली बना लिया था काफ़ी हद तक। ये बहुत अच्छी है आईपीएससी, है ना। और इसमें इंटरेस्ट बचा ले, इंटरेस्ट लेने का मतलब ये प्रैक्टिस, प्रैक्टिस का मतलब ये बेटा अपन नंबर ऑफ एग्जाम्पल्स, ठीक है ना, ज़्यादा से ज़्यादा करें, ज़्यादा से ज़्यादा नंबर ऑफ एग्जाम्पल्स करेंगे तो अपने कॉन्सेप्ट्स जो हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा क्या होंगे, क्लियर होंगे। चलिए बच्चा, आईपीएससी सिस्टम बोल सकते हो, जेनेवा सिस्टम बोल सकते हो, मॉडर्न सिस्टम बोल सकते हो। सबसे पहले मैंने एक बात कही कि भाई ये जो आईपीएससी सिस्टम है ये सबसे अच्छी पद्धति मानी जाती है, सबसे अच्छी पद्धति, बेस्ट सिस्टम है ये, सबसे अच्छी पद्धति है। आपके मन में एक छोटा सा क्वेश्चन यही उठेगा, सर ये सबसे अच्छी पद्धति क्यों है? तो बड़े सबसे अच्छी पद्धति इसलिए है क्योंकि इस पद्धति के द्वारा अपन लगभग सभी कार्बनिक यौगिकों के लिए, लगभग सभी कार्बनिक यौगिकों के लिए नामकरण कर सकते हैं। इसको तो सभी कार्बनिक यौगिकों का लगभग अपन नामकरण कर सकते हैं किस सिस्टम के द्वारा बेटा? आईयूपीएसी सिस्टम के द्वारा, ठीक है ना। अब आपके मन में एक क्वेश्चन और उठ सकता है, सर इसके द्वारा लगभग सभी कार्बनिक यौगिकों का नामकरण कैसे हो जाता होगा? क्योंकि एक्चुअल में ये जो पद्धति है ना बहुत सिस्टमेटिक है, ठीक है ना। बहुत सिस्टमेटिक होने का मतलब यही है कि ये निश्चित नियमों पर आधारित है, निश्चित नियमों पर। इसका मतलब यहाँ रूल्स हैं, रूल्स, ठीक है ना। और उन रूल्स को अपन फॉलो करके, उन रूल्स को फॉलो करके अपन किसी का भी क्या लिख सकते हैं? आईपीएससी नाम लिख सकते हैं। भाई आईपीएससी पद्धति से जो नाम लिखा जाएगा, आईपीएससी सिस्टम से जो नेम लिखा जाएगा वो कौन सा नेम होगा? आईपीएससी नेम या आईपीएससी नाम होगा, ठीक है बेटा। तो सबसे अच्छी पद्धति कौन है? आईपीएससी सिस्टम है, ठीक है ना। आईपीएससी पद्धति है, क्यों है? क्योंकि इसके द्वारा लगभग अपन सभी कार्बनिक यौगिकों का नामकरण कर सकते हैं। ऐसा इमेजिनेशन कीजिए, जस्ट मैंने बॉन्डलाइन फॉर्मूले में एक ऐसा कोई कंपाउंड लिख दिया, ऐसा जस्ट ऐसा इमेज कर लिया, कैसे मैं पेन को चला रहा हूँ, ऐसा कर दिया, ये बना दिया। अब आपसे कहेगी इसका कॉमन नेम लिखिए और कॉम्प्लिकेटेड कर दो उसको, तो सर इसका कॉमन नेम अपन नहीं लिख पाएंगे क्योंकि अपने पास कोई सिस्टमेटिक तरीका नहीं है, कोई रूल्स नहीं है, ठीक है ना। और आईपीएससी नेम अपन इसका लिख पाएंगे क्योंकि वहाँ पर निश्चित नियम हैं, ठीक है ना, रूल्स हैं, उनको फॉलो करके। अब रूल्स को यहाँ पे अपन को घोटना नहीं है ना। एक्चुअल में रूल्स से कब क्लियर होते हैं? जब अपन उनको इम्प्लीमेंट करें। इम्प्लीमेंट करने का मतलब उनका एप्लीकेशन करें, उनको यूज़ में लें। और जब किस चीज़ को यूज़ में लेते हैं तो नो डाउट वो अपनी अच्छी हो जाती है ऑटोमेटिक, और वो चीज़ हमें लर्न भी हो जाती है, याद भी हो जाती है। तो रूल्स के घोटे लगाने से ही काम नहीं चलेगा बेटा। इम्पोर्टेंट होगा कि हम उन रूल्स के लिए अपन क्या करें बच्चों? वर्क करें अच्छे लेवल से, ठीक है ना। तो अपना कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद बच्चों एक बात बोली गई है कि आईयूपीएससी प्रोनाउंस्ड एज आईयूपैक। ये बहुतों को नहीं पता होगा कि आईयूपीएससी को एक्चुअल में जो प्रोनाउंस्ड किया जाता है, ठीक है ना, जो उच्चारित किया जाता है वो आईयूपैक होता है। ऐसे नहीं बोलते क्योंकि हम इंडियंस हैं तो हमारा बोलने का वे थोड़ा सा यहाँ पे ऐसा होता है, आईयूपीएसी तो बोलेंगे अपन ऐसे, ठीक है ना। लेकिन ऑथेंटिक जो प्रोनाउंसिएशन है इसका, जो आईपीएससी को प्रोनाउंस किया जाता है वो आईयूपैक। एक नॉलेज है जो बच्चे को होनी चाहिए, आईयूपैक। इसका मतलब यदि एक कोई अमेरिकन होगा तो वो उसको प्रोनाउंस ऐसे करेगा, जस्ट आईयूपैक, और वो जो नेम होगा उसको वैसे बोलेगा आईयूपैक नेम, आईयूपैक नेम, ठीक है ना। चलो आप कैसे भी बोल लीजिए, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा। आप आईयूपीएससी नाम बोल लीजिए, चाहे आप आईयूपैक नेम बोल लीजिए, लेकिन नॉलेज होना चाहिए आपके लिए। तो मैं ये कहूँगा कि इसको देखिए आईयूपैक, तो इसका मतलब ये है कि आप अपनी आईज जो हैं उनको पैक कर लीजिए पूरी तरीके से जब आप किसको पढ़ रहे हैं? आईयूपीएससी को। अब आई को पैक करने का मतलब अपना जो फोकस है वो इस पर कंप्लीटली होना चाहिए, मतलब समझने के लिए होना चाहिए, तब अपन को ये ईजी लगेगी, ठीक है बच्चों। नेक्स्ट बच्चों एक बात बोली गई कि ये 3S प्रॉपर्टी रखती है, 3S ट्रिपल एस। अब ट्रिपल एस में 3S पर वर्ड्स हैं। ये सिंपल है, सिंपल बहुत सरल है, सिस्टमेटिक है और साइंटिफिक भी है।
ट्रिपल एस है ये। ट्रिपल एस में 3 वर्ड्स अपन यूज़ में ले सकते हैं, सिंपल, सिस्टमेटिक एंड साइंटिफिक, ठीक है ना। चलिए, और सबसे इम्पोर्टेंट जो इसकी एक खासियत अपन को यहाँ बहुत यूजेबल है वो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आके रिएक्शंस पोर्शंस को पढ़ने के लिए, कि कोई संरचना आपको दी जाए तो आप उसका क्या लिख सकते हो, IUPAC नाम, IUPAC नाम आप उसका लिख सकते हो। तो जस्ट वाइस वर्सा, जस्ट इसका रिवर्स है ना, कि हमको यदि कोई IUPAC नेम दे दे तो हम उससे क्या निकाल सकते हैं, संरचना। भाई जब आपने किसी संरचना का IUPAC नाम लिखा है तो यदि IUPAC नाम आपको मिले तो उस IUPAC नाम से वो संरचना आ जानी चाहिए, तभी तो परफेक्ट कोरिलेशन प्रूव होगा, तभी तो परफेक्ट कोरिलेशन क्या होगा, प्रूव होगा, ठीक है बेटा। तो यहाँ एक कोरिलेशन है कि संरचना से IUPAC नाम, तो IUPAC नाम से संरचना। हालांकि अपना मैक्सिमम वर्क किसके लिए होगा कि हम संरचना से क्या लिखेंगे, IUPAC नाम। बाकी ये जो वाइस वर्सा है इसका, इसमें आप इतने सारे IUPAC नाम आ जाएंगे, उन IUPAC नामों से आप क्या निकालना, संरचना निकालना। उसके कोई बहुत रूल्स नहीं होते, एक स्ट्रेटजी होती है दिमाग की अच्छे लेवल से, जिसने संरचना से IUPAC नेम कॉन्सेप्ट को पढ़ा है, सारी टर्म्स उसकी क्लियर है, तो उसको ये रिवर्स करने में, इस वाइस वर्सा को करने में कोई दिक्कत नहीं आती बच्चों, है ना। चलिए, तो सबसे अच्छी पद्धति है नो डाउट, ठीक है ना। और प्रोनाउंस जो किया जाता है वो IUPAC के द्वारा किया जाता है। ट्रिपल एस प्रॉपर्टी रखती है, ट्रिपल एस गुण रखती है, सिंपल है, सिस्टमेटिक है, साइंटिफिक है ना। और संरचना से IUPAC नेम लिखेंगे, IUPAC नेम से संरचना भी निकाली जा सकती है। जो ऐसे क्वेश्चंस आते हैं कि 1 ब्रोमोब्यूटेन से 2 ब्रोमोब्यूटेन का निर्माण कैसे करेंगे, ये तो हिंदी में लिखा है ना, 1 ब्रोमोब्यूटेन से 2 ब्रोमोब्यूटेन। अब एक्चुअल में अपन को 1 ब्रोमोब्यूटेन एक IUPAC नेम है और 2 ब्रोमोब्यूटेन भी एक क्या है, IUPAC नेम है। तो 1 ब्रोमोब्यूटेन की अपन को क्या निकालनी पड़ेगी, संरचना निकालनी पड़ेगी, तभी तो अपन केमिकल रिएक्शन का केमिकल इक्वेशन लिख पाएंगे, रासायनिक अभिक्रिया का रासायनिक समीकरण। हिंदी में थोड़ी लिखोगे उसको कि 1 ब्रोमोब्यूटेन ने इससे क्रिया की होगी तब जाके ऐसे बना होगा, समझ रहे हैं आप लोग। तो ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है कि हमें IUPAC नाम से संरचना निकालना भी आना चाहिए, सबको आ जाएगा, हर बच्चे को आ जाएगा। शर्त जो है मैंने आपको पहले ही बता दी, IUPAC बहुत ईजी है मेरे मायने में, उसको जस्ट मैथमेटिक्स की तरह बनाइए। मैथमेटिक्स में अपन एक स्टेप कर लिए, नेक्स्ट स्टेप सिस्टम को समझाए तो बहुत ईजी होगा, ठीक है ना। चलिए बच्चों, इस क्रम में अपन आगे बढ़ते हैं। अब देखो इम्पोर्टेंट क्या है कि IUPAC को यदि किसी को जानना है तो मेरा अनुभव जहाँ तक कहता है, सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल बच्चे को IUPAC नाम लिखने का एक प्रारूप होता है, प्रारूप को इंग्लिश में बोलते हैं फॉर्मेट। क्या बोलते हैं बच्चों, फॉर्मेट। वो फॉर्मेट, अब इसको अपनी भाषा में अपन बोल रहे हैं एक रामायण सूत्र है, ठीक है, या एक रामायण ट्रिक है, वो हमें पता होनी चाहिए, वो हमें पता होनी चाहिए, उसकी हर टर्म्स हमें क्लियर होनी चाहिए, किसको पहले लिखा जाएगा, किसको बाद में लिखा जाएगा, ये अच्छे से आना चाहिए, फॉरएवर आना चाहिए। जब भी IUPAC से आपको कभी दिमाग से स्लिप ही नहीं होना चाहिए, क्योंकि IUPAC ऐसा है जैसे प्रैक्टिस, कभी भी आपको अचानक IUPAC, ये नहीं कि आप आज IUPAC पढ़ रहे हो तो आपको IUPAC आती है, नेक्स्ट आप 10 दिन बाद आपको IUPAC नहीं आती, तो ऐसा नहीं होना है यहाँ पे एक्चुअल में आपको फॉरएवर आनी चाहिए क्या, IUPAC नॉमेनक्लेचर। और ये केमिस्ट्री का, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का एक बहुत बड़ा पार्ट है बेटा, मैं आपको बता दूँ। अब इसका जो परफॉर्मा है, प्रारूप जो है, फॉर्मेट जो है IUPAC नाम लिखने का, वो कुछ टर्म्स लिखी हुई है, वो सिक्वेंसली लिखी हुई है, ठीक है ना। सबसे पहले लिखा गया है पूर्व लग्न। पूर्व लग्न का मतलब होता है जो पहले लगता है, इंग्लिश उसकी ये होती है प्रीफिक्स। पूर्व लग्न प्लस मूल शब्द, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं रूट वर्ड। नेक्स्ट प्राथमिक अनुलग्न, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं प्राइमरी सफिक्स, ठीक है ना, प्लस द्वितीयक अनुलग्न, सेकेंडरी सफिक्स। तो ये जो आपके सामने फॉर्मेट है, प्रारूप है, पहली बात तो सिक्वेंसली है। सिक्वेंसली का मतलब क्या है, सबसे पहले ये चीज लिखी जाएगी पूर्व लग्न, देन मूल शब्द, देन प्राथमिक अनुलग्न, देन द्वितीयक अनुलग्न। बात क्लियर है क्या। अब बेटा ये आपको यहाँ पे इस फॉर्मूले के अंतर्गत कह लो, इस फॉर्मेट के अंतर्गत कह लो, इस प्रारूप के अंतर्गत कह लो, इस तरीके के अंतर कह लो, आपको 4 टर्म्स नजर आ रही हैं, 4 टर्म्स, 4 आपको पद नजर आ रहे हैं यहाँ पे, पूर्व लग्न, मूल शब्द, प्राथमिक अनुलग्न और द्वितीयक अनुलग्न। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको क्लियर कर दूं कि आप पढ़ रहे हैं IUPAC नॉमेनक्लेचर,
आपके दिमाग में कॉमन सिस्टम के कॉन्सेप्ट भी चलते हैं। तो देखो कॉमन, मैंने पहले भी बोला था कि कॉमन और आईपीएससी सिस्टम डिफरेंट है, अलग अलग है। कॉमन सिस्टम अलग होता है, सामान्य पद्धति अलग होती है, आईपीएससी पद्धति अलग होती है ना। चलिए बच्चों, तो आप आईपीएससी पढ़ रहे हैं, ये बहुत अच्छे ढंग से आपको आना चाहिए ना। अब इम्पोर्टेंट है, देखो यहाँ ये सब चीज़ अपन को सीखनी पड़ेगी पहले, क्योंकि हम बिल्डिंग तैयार कर रहे हैं पहले आईपीएससी के लिए। जब वो हमारे कॉन्सेप्टों की बिल्डिंग तैयार हो जाएगी तो हम उन कॉन्सेप्टों को यूज़ में लेंगे एग्जाम्पल्स पर, और फिर जितने ज़्यादा एग्जाम्पल करेंगे उतना हमारा आईपीएससी का कॉन्सेप्ट बहुत अच्छा क्लियर होगा बच्चों, है ना। तो सबसे पहले पूर्व लग्न, मूल शब्द, देन प्राथमिक अनुलग्न, देन द्वितीयक अनुलग्न। अब यहाँ पे बच्चों मैं आपको एक बात बोल रहा हूँ कि इसमें दो टर्म मुझे बड़ी इंपॉर्टेंट लग रही हैं। सबसे पहले मूल शब्द और प्राथमिक अनुलग्न, मूल शब्द और प्राथमिक अनुलग्न। और इन दोनों टर्मों के लिए मैंने एक मॉडल ऑक्सिलरीज यूज़ कर दिया, और वो है मस्ट, MUST, मस्ट। मस्ट का मतलब अनिवार्यता की कंडीशन लगा दी। इसलिए कोई भी यदि IUPAC नाम होगा तो उसमें ये दो टर्म, ये दो पद अवश्य पाए जाएंगे, मूल शब्द और प्राथमिक अनुलग्न। रही बात पूर्व लग्न की और किसकी बेटा, द्वितीयक अनुलग्न की, इसके लिए मैं बोलूँगा मे। हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते, होंगे तो लिख देंगे जहाँ उनकी पोजीशंस बोल रही हैं क्रम में, और नहीं होंगे तो नहीं लिखेंगे। बात क्लियर है क्या? लेकिन ये फॉर एवर होंगी दोनों टर्म, मूल शब्द और प्राथमिक अनुलग्न। ऐसा कभी नहीं हो सकता कि मूल शब्द नहीं हो और प्राथमिक अनुलग्न नहीं हो। हर कार्बनिक यौगिक के IUPAC नाम में मूल शब्द और प्राथमिक अनुलग्न अवश्य पाए जाएंगे, ठीक है। तो ये दो टर्म अपने लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट ऑफ ऑल मूल शब्द और कौन, प्राथमिक अनुलग्न। तो पहले अपन इनका कॉन्सेप्ट क्लियर कर लें, ठीक है ना। देखो मूल शब्द, छोटी छोटी क्लास से आप जो पढ़ के आए हो, 10th पास आउट आप लोगों ने सबने कर रखा है, ठीक है ना। तो 10th लेवल तक बच्चा इतना जानता है, हालांकि हो सकता है वो उसको रूट वर्ड नहीं बोलता हो, मूल शब्द नहीं बोलता हो, ठीक है ना, इतनी नॉलेज उसको नहीं हो, वहाँ सीधा ही पूर्व लग्न प्लस अनुलग्न पढ़ा देते हैं। तो आप अब लेवल आपका बहुत बढ़िया है। तो यहाँ एक टर्म है मूल शब्द, रूट वर्ड जिसे बोलते हैं, शॉर्टली RW बोल देते हैं। तो ये है क्या है? ये होता है मुख्य कार्बन श्रृंखला में कार्बन की संख्या, मुख्य कार्बन श्रृंखला में कार्बन की संख्या। कई बच्चे कहेंगे सर हमें तो ऐसे याद था कि कार्बन की संख्या, केवल कार्बन की संख्या बोल देना बेटा यहाँ गलत हो जाएगा, मैं आपको फिर बता दूँ। क्योंकि एक्चुअल में IUPAC जब नाम लिखते हैं, IUPAC नॉमेनक्लेचर के पता नहीं लोगों को कितने नियम आते हैं, मुझे 3 कॉन्सेप्ट आते हैं, 3 स्टेप्स करने होंगे। नियम तो बहुत सारे हैं, स्टेप्स 3 हैं, या आप कह दीजिए मेरी नज़रों में मेजर रूल्स 3 ही हैं, ठीक है ना। सबसे पहले आपको क्या करना होता है, IUPAC का ये पहला रूल है कि मुख्य कार्बन श्रृंखला या जनक कार्बन श्रृंखला का चयन करना होता है, ठीक है ना। और दूसरा रूल होता है कि जो मुख्य कार्बन श्रृंखला है उसमें क्रमांकन करना होता है। पहला कार्य सही होगा तभी तो दूसरा करोगे। तो मुख्य कार्बन श्रृंखला सबसे पहले चुनते हैं, फिर उसमें मुख्य कार्बन श्रृंखला में जो मुख्य कार्बन श्रृंखला में है कौन है, कार्बन है, उसका क्या करते हैं, उनमें क्या करते हैं, क्रमांकन। क्रमांकन का मतलब नंबरिंग, गिनती के अंक देते हैं उन्हें, 1 2 3 4 जितना भी है कार्बन। और देन थर्ड जो स्टेप होता है वो इस फॉर्मेट के द्वारा उसका क्या लिखना, नाम। तो मैं फॉर्मेट सबसे पहले पढ़ा रहा हूँ आपको, वाई, क्योंकि फॉर्मेट की हर टर्म जब तक क्लियर नहीं होगी तब तक हम कैसे लिखेंगे IUPAC नाम, फिर दिक्कत आएगी अपन। बात क्लियर है क्या? तो बेटा रूट वर्ड एक्चुअल में मूल शब्द मुख्य कार्बन श्रृंखला में कार्बन की संख्या होती है, ना कि कार्बनिक यौगिक में कार्बन की संख्या। आप सोच के देखना, जैसे मैं आपके सामने ये एक यौगिक लिखता हूँ, कार्बनिक यौगिक CH3 CHCH3 और ये CH3। अब यदि आपने ऐसे याद रख लिया मूल शब्द को कि मूल शब्द कार्बन की संख्या होती है, तो आप एक बात बताओ, इस यौगिक को देखिए आप अच्छे ढंग से, ये दिखाई दे रहा है आप लोगों को। तो इस यौगिक में तो कुल कार्बन की संख्या तो 4 है, ठीक है ना, 1 2 3 4। तो फिर इसके लिए मूल शब्द तो ब्यूट आना चाहिए, ब्यूट, जबकि आपको पता होना चाहिए कि यहाँ पे
जो मुख्य कार्बन श्रृंखला होगी उसमें कार्बन कितने होंगे? 3। ये बनेगी मुख्य कार्बन श्रृंखला। हालांकि ये आगे आएगा, लेकिन यहाँ थोड़ा समझिए इस बात को, तब आपको बात क्लियर होगी। अब मुख्य कार्बन श्रृंखला में तो कितने कार्बन है? 3। तो 3 कार्बन के लिए तो फिर क्या लिखा जाएगा? प्रॉप लिखा जाएगा। तो यहाँ प्रॉप लिखना तो करेक्ट होगा और ब्यूट लिखना यहाँ रॉन्ग होगा। तो शायद आपको ये बात समझ में आई होगी कि मुख्य कार्बन श्रृंखला में देखी जाती है कार्बन की क्या? संख्या। ठीक है, वो क्या है वो सब आप जानते हो, छोटी छोटी क्लासेस से पढ़ रहे हो। एक कार्बन के लिए मेथ आता है, 2 के लिए एथ आता है, 3 के लिए प्रॉप आता है, वो अभी अपन डिस्कस करेंगे। अभी तो एक शॉर्टली अपन ने इस बात को जाना है। भाई मूल शब्द है, पहली बात तो मस्ट होगा, और मुख्य कार्बन श्रृंखला में कार्बन की संख्या के आधार पर लिखा जाएगा। देन बेटा प्राथमिक अनुलग्न, पहली बात तो प्राथमिक अनुलग्न लिखा कहाँ जाएगा? मूल शब्द के बाद में। सिक्वेंसली यही तो आ रहा है, मूल शब्द के बाद में लिखा जाएगा कौन? प्राथमिक अनुलग्न बच्चों, है ना, इसको प्राइमरी सफिक्स या शॉर्टली अपन बोलते हैं पीएस। अब प्राथमिक अनुलग्न से क्या पता लगता है हमें? पहली बात तो प्राथमिक अनुलग्न से ये पता लगता है कि वो जो कार्बनिक यौगिक है वो संतृप्त है या असंतृप्त है, सैचुरेटेड है या अनसैचुरेटेड है। मतलब किसी भी नाम को देखकर भी हमें पता लगा सकते हैं कि वो संतृप्त है या असंतृप्त है। संरचना देख के तो पता लगा ही लेते हैं, लेकिन नाम देख के भी लगाया जा सकता है। अब ये होते कौन कौन से आप सब जानते हैं छोटी छोटी क्लास से। एन, ईन, आइन। एन कब आता है पता है आपको? जब सिंगल बॉन्ड होता है कार्बन कार्बन के मध्य। ईन का नाम कब आता है? जब डबल बॉन्ड होता है। आइन कब आता है? जब ट्रिपल बॉन्ड होता है। ऐसा ही है ना, ये तो सब जानते हैं आप लोग। एन, ईन, आइन, मेनली तो 3 ही होते हैं, एन, ईन और आइन। अब सोचो एन आ रहा हो किसी नाम में एन, तो कैसा यौगिक रहा होगा? कैसा यौगिक रहा होगा? वो संतृप्त रहा होगा। ईन या आइन आ रहा है तो फिर वो असंतृप्त रहा होगा। ठीक है ना? तो बेटा इससे पता लगता है कि वे यौगिक संतृप्त है या असंतृप्त है। सोच के देखिए, मैंने एक नाम लिखा है, बहुत छोटा सा नाम लिखा, चलो ये लिख दिया मैंने, प्रोपेन। ऐसा लिख दिया प्रोपेन। अब प्रोपेन को अपन स्प्लिट करें तो ये ऐसा होगा, प्रोप प्लस एन, ऐसे आओगे ना। तो प्रोप तो कौन है यहाँ? सोच के देखिए, रूट वर्ड RW है। एन कौन है यहाँ? PS है, प्राइमरी सफिक्स है। कौन आ रहा है? एन आ रहा है। तो प्रोपेन नाम को देख के हम कह सकते हैं कि भाई ये जो है ये तो संतृप्त है। बात क्लियर है क्या? ओके बच्चों, तो प्राथमिक अनुलग्न मूल शब्द के बाद लिखा जाएगा और संतृप्त या असंतृप्त होने का पता लगेगा। ठीक है ना? उसके बाद उससे पहले अब ये 2 मस्ट वाले हमने पढ़ लिए, मूल शब्द और प्राथमिक अनुलग्न की मतलब चीज़ को जान लिया। और उसके बाद जो बात है वो पूर्व लग्न होती है। उस मतलब इस पूर्व लग्न का मतलब है जो मूल शब्द से क्या लगेगा? पहले लगेगा, प्रीफिक्स है। ठीक है ना? तो पूर्व लग्न देखो बच्चों, अच्छे लेवल से पढ़ें तो 2 तरह के होते हैं बेटा, ये सबको इन्वॉल्व करके चलें तो ठीक है ना। क्योंकि मैं यहाँ जो आपको पढ़ाऊँगा वो मतलब सबको लेके एक साथ, तो थोड़ा सा दिमाग यहाँ आपको तीव्र करना पड़ेगा, तेज़ करना पड़ेगा। टुकड़ों में पढ़ने में बहुत समय लगेगा और आप एक साथ दिमाग को दौड़ाओगे, और दिमाग तो एक साथ दौड़ाना पड़ेगा ही फाइनली। ठीक है ना? तो पूर्व लग्न प्रीफिक्स जो है वो 2 तरह के होते हैं, प्राइमरी प्रीफिक्स प्राथमिक पूर्व लग्न, और सेकेंडरी प्रीफिक्स मीन्स द्वितीयक पूर्व लग्न। अब प्राइमरी जो प्रीफिक्स होता है वो निश्चित है, फिक्स है, वो साइक्लो होता है। क्या होता है वो? साइक्लो। तो साइक्लो तो कब आएगा? जब वो चक्रीय यौगिक होगा। और चक्रीय में भी जनरली एलिसाइक्लिक जो यौगिक होते हैं, एलिसाइक्लिक उनके नाम के दौरान हम यूज़ में लेते हैं किसको? साइक्लो को। तो साइक्लो यहाँ पे प्राइमरी प्रीफिक्स होगा। तो यदि कोई यौगिक अचक्रीय है तो उसमें ये कभी यूज़ में आएगा ही नहीं। ये यूज़ में किस में आना है? चक्रीय में आना है, एलिसाइक्लिक में स्पेशली। ठीक है ना? ज़्यादातर। उसके बाद यदि अपन बात करें तो सेकेंडरी प्रीफिक्स होता है द्वितीयक पूर्व लग्न, वो लिखा जाता है प्रतिस्थापी, सब्स्टिट्यूएंट। ठीक है ना? प्रतिस्थापी के आधार पर। अब प्रतिस्थापी कौन बनेगा वो आपको जब पढ़ोगे डिटेल में तो पता लग जाएगा बच्चों, है ना? तो पूर्व लग्न जो कि मूल शब्द से पहले लिखा जाता है वो 2 कैटेगरी के होते हैं, प्राइमरी प्रीफिक्स और सेकेंडरी प्रीफिक्स। प्राइमरी को 1 डिग्री प्रीफिक्स भी बोल देते हैं, इसको 2 डिग्री प्रीफिक्स भी बोल देते हैं। और बेटा प्राइमरी निश्चित है वो साइक्लो है। तो अचक्रीय यदि कोई यौगिक है
यदि कोई यौगिक अचक्रीय है तो उसमें कभी भी यूज में नहीं आएगा कौन, पीपी, प्राइमरी प्रीफिक्स, नेवर यूज, कभी यूज में नहीं होगा। समझ रहे हैं आप लोग इस बात को? चलिए बच्चों, और फाइनली एक टर्म और है द्वितीयक अनुलग्न, जो हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती। तो ये कैसे लिखा जाता है? प्राथमिकता की सारणी होती है, वो किसके लिए होती है? फंक्शनल के लिए, ठीक है ना। फंक्शनल अपन ने पढ़े हैं सारे क्रियात्मक समूह, तो वो यूज में आएगा। प्राथमिकता जो सारणी होगी, वर्ता सारणी में दिए गए फंक्शनल FG, फंक्शनल ग्रुप के आधार पर द्वितीयक अनुलग्न लिखे जाएंगे। वो निश्चित निर्धारित कर रखे हैं IPSC ने, वो अपन की एक टेबल है। तो कुल मिला के यहाँ इंपॉर्टेंट क्या हुआ, ये 4 टर्म है। शुरुआत में अपन उन 2 टर्मों को पढ़ेंगे जो मस्ट है, और फिर जो ये पूर्वलग्न और द्वितीयक अनुलग्न ये टर्म में है, ये हो भी सकती हैं और नहीं भी हो सकती, ठीक है ना, इनको पढ़ेंगे। तो कुल मिला के 4 टेबल्स हैं ये, और उन 4 टेबल्स को बहुत अच्छे ढंग से अपन को पहले लर्न करना होगा। और ऐसा नहीं है कि अपन गोटे लगा रहे हैं सर हमें याद कैसे होगी, नहीं हो रही। एक्चुअल में उनको जब अपन यूज़ में लेंगे ना बेटा, जब आगे चल के एग्जाम्पल्स करेंगे तो यूज़ में आएंगी, यूज़ में जितना आएगा उतना याद होता चलेगा, ठीक है ना। ऐसा टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, आराम से रिलैक्स होकर आप पढ़ें, लेकिन मेहनत ज़्यादा करें, समय ज़्यादा दें, टाइम ज़्यादा दें। मतलब इस तरीके से अपना लीजिए कि आप कर रहे हैं लगातार, ज़्यादा से ज़्यादा एग्जाम्पल कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, तो आपको निश्चित रूप से आपकी कमांड जिसे कहते हैं वो क्रिएट होगी किस पर, IUPAC पर। ये मेरा आपसे प्रॉमिस है। यस बच्चों, नेक्स्ट। अब ये 4 टर्म है प्रारूप की, ठीक है ना। इन 4 टर्मों में सबसे पहले टर्म को हम ले रहे हैं यहाँ पर, और सबसे पहली टर्म जो आपकी है मूल शब्द। तो मूल शब्द के बारे में मैं आपको बता चुका हूँ। वैसे बेटा आपने ही आंसर दिया था कि सर मूल शब्द जो है वो मुख्य कार्बन श्रृंखला में कार्बन की संख्या के आधार पर लिखा जाएगा, ठीक है ना। क्योंकि IPSC नाम जब लिखते हैं तो नियम है IPSC का, सबसे पहले क्या चुनते हैं, मुख्य कार्बन श्रृंखला। तो मुख्य कार्बन श्रृंखला में कार्बन के आधार पर जब किसी कार्बनिक यौगिक का अपन IPSC नामकरण करेंगे तो उस IPSC नामकरण के दौरान मुख्य कार्बन श्रृंखला में कार्बन की संख्या के आधार पर। अब एक छोटी सी बात हो रहा है कि सामान्यतः जनरली जो मूल शब्द होता है उसको एल्क लिखते हैं अपन, एल्क। जैसे आपने देखो एल्केन, तो एल्क क्या है वहाँ, एल्केन टर्म कैसे है, एल्क प्लस एन। अब एन तो अपन को समझ में आ रहा है कौन है, प्राथमिक अनुलग्न होता है, ठीक है ना। तो आप बताओ एल्क जो जनरल वे में लिखा है अपन ने, जनरल वे में IPSC जो है वो मूल शब्द को क्या लिखती है, एल्क लिखती है, एल्क, ठीक है ना, एल्क, ALK। अब यहाँ एल्क का मीन क्या है, नंबर ऑफ कार्बन से है। देख किस में वो नंबर ऑफ कार्बन, मुख्य कार्बन श्रृंखला, किसमें बच्चों, मुख्य कार्बन श्रृंखला में नंबर ऑफ कार्बन, ठीक है बेटा। अब देखिए बेटा यहाँ पर एक टेबल ड्रॉ की जिसमें एक कॉलम कार्बन की संख्या का है, एक RW का है, रूट वर्ड का है। तो एक कार्बन के लिए आप सब जानते हैं मैथ, हालांकि अपन थोड़ा सा बोलने में गड़बड़ कर जाते हैं, कई बार स्पेलिंग मिस्टेक कर जाते हैं, मैथ बोलते हैं, मेथ होता है, मेथ, स्पेलिंग METH। स्पेलिंग मिस्टेक मत करना, बोल तो आप ले लेना चाहे मैथ, कोई दिक्कत नहीं है। एक्चुअली में धीरे धीरे आप आदत डालोगे तो मेथ बोलना सीख जाओगे। METH 2 कार्बन के लिए आप सबको पता है एथ आता है, ETH 3 कार्बन के लिए बेटा प्रॉप आता है, छोटी छोटी क्लासेस से पढ़ रहे हैं, PROP प्रॉप। 4 कार्बन के लिए बच्चों क्या आता है, ब्यूट। स्पेलिंग क्या होती है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, स्पेलिंग आनी चाहिए, BUT। 5 कार्बन के लिए क्या आता है, पेंट। स्पेलिंग क्या होती है बेटा, PENT, पेंट, ठीक है ना। 6 कार्बन के लिए जो आता है वो हेक्स आता है, हेक्स। स्पेलिंग जो होती है वो क्या होती है, HEX, हेक्स। 7 कार्बन के लिए हेप्ट आता है, हेप्ट। स्पेलिंग जो होती है वो HEPT होती है, हेप्ट। 8 कार्बन के लिए ऑक्ट आता है, ऑक्ट। ऑक्ट की जो स्पेलिंग होती है वो OCT होती है, ऑक्ट। 9 के लिए नॉन आता है, नॉन, और स्पेलिंग होती है NON, नॉन नहीं नॉन, है ना, नॉन बोलते हैं ना ग्रामीण क्षेत्रों में, नमक वगैरह, नॉन है, NON। 10 के लिए आता है डेक, डेक की स्पेलिंग होती है DEC, डेक। यहाँ तक सबको आता है आई थिंक, मेथ, एथ, प्रॉप, ब्यूट, पेंट, हेक्स, हेप्ट, ऑक्ट, नॉन, डेक। 11 जो है उसके लिए आता है अनडेक, 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 स्पेलिंग होती है UNDEC, अनडेक। 12 के लिए आता है डोडेक, ध्यान रखना, डोडेक, DODEC, डोडेक। अब 13 के लिए क्या आएगा, ट्राइडेक,
टेट्राडेक, ऐसे ही फिर पेंटाडेक, हेक्साडेक, हेप्टाडेक, ऑक्टाडेक, नोनाडेक। 19 के लिए और 20 के लिए जो आता है वो आता है आईकॉस। आईकॉस 20 कार्बन के लिए आईकॉस, हालांकि यूजेबल नहीं है इतना। आईकॉस स्पेलिंग होती है EICOS। अब बोलने के ऊपर कोई आईकॉस बोल देता, कोई इकॉस बोल देता है। तो रूट वर्ड आई थिंक आप लोगों को आते हैं, ये कोई बहुत कठिन चीज़ नहीं है, क्योंकि आप लोगों ने पहले यूज़ में ले रखा है तो आपको याद है, लर्न है आप लोगों को। और नहीं है तो एक बार दो बार प्रैक्टिस करोगे तो आ जाएगी, ठीक है ना। और एग्जाम्पल जब करोगे तो आप सीखते चलेंगे इनको। एक कार्बन मेथ, एथ, प्रॉप, ब्यूट, पेंट, हेक्स, हेप्ट, ऑक्ट, नॉन, डेक, यहाँ थोड़ा ध्यान देना, अनडेक, 12 के लिए डोडेक, 13 हो तो ट्राइडेक, 14 हो तो टेट्राडेक, 15 हो तो पेंटाडेक, तो 16 ऐसे कर दिया जाता है। और 20 के लिए आईकॉस, EICOS। तो ये रूट वर्ड है, इसकी नॉलेज हमें होनी चाहिए, ठीक है बच्चों। ये ध्यान रखना, इसको सामान्यतः किसके द्वारा लिखा जाता है? एल्क के द्वारा, अल्क। ओके बच्चों। नेक्स्ट जो अपनी टर्म है वो प्राथमिक अनुलग्न की बात करेंगे बच्चों अपन। इसकी बेटा प्राथमिक अनुलग्न की, है ना। चलिए, फॉर्मेट मत भूलना, फॉर्मेट का सीक्वेंस मत भूलना कभी भी। प्राथमिक अनुलग्न, जिसको इंग्लिश में अपन बोलते हैं प्राइमरी सफिक्स, ठीक है ना। तो इसके बारे में मैंने वहाँ भी बोला है आप लोगों से फॉर्मेट में। कार्बनिक यौगिक की प्रकृति निर्धारित होती है, इससे प्रकृति निर्धारित होती है। आपको सर प्रकृति निर्धारित होने का मतलब, अर्थात ये पता चलता है कि वो यौगिक संतृप्त है या बेटा वो यौगिक असंतृप्त है। क्या पता चलता है बच्चों? कार्बनिक यौगिक की प्रकृति निर्धारित होती है प्राथमिक अनुलग्न से। क्या निर्धारित होती है? प्रकृति निर्धारित होती है। उसका मतलब क्या है? उसका मतलब है कि वो संतृप्त है कि वो असंतृप्त है, ठीक है ना। तो फिर यहाँ बेटा टेबल नंबर 2 आ रही है प्राथमिक अनुलग्न के लिए अपनी। उसमें एक कॉलम में सूत्र लिख दिए मैंने कंडीशन के, और एक कॉलम में PS लिख दिया। PS की फुल फॉर्म प्राइमरी सफिक्स, प्राथमिक अनुलग्न। और यहाँ एक नॉलेज है कि वो संतृप्त है या असंतृप्त, क्योंकि आप ही कह रहे हो कि उससे पता लगता है कि वो संतृप्त है असंतृप्त है, तो पता लगना चाहिए कि वो संतृप्त है असंतृप्त है। तो कोई एक वर्ड यूज में आएगा तो वो संतृप्त कंडीशन को डिनोट कर रहा होगा या फिर वो असंतृप्त को। तो देखो, सबसे पहले अपन ने लिया कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड। इसका मतलब कार्बनिक यौगिक में सभी कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड हो तो एन आएगा। एन हिंदी में लिखते हैं ना ऐसे, एन, ठीक है ना। अब एन आ रहा होगा तो आप सबको पता है कि उस यौगिक कैसा होगा, ऑब्वियसली संतृप्त होगा, संतृप्त, सैचुरेटेड, बोलिए। और यदि बच्चों अपन कहें कि कार्बन कार्बन के में डबल बॉन्ड आ रहा है, डबल बॉन्ड, ठीक है ना, एक ही कंडीशन है, कार्बन कार्बन में डबल बॉन्ड आ रहा है, तो ईन आएगा, ईन। अब वो कैसा हो जाएगा? असंतृप्त हो जाएगा। कैसा हो जाएगा बेटा? असंतृप्त। भाई ईन आएगा तो वो यौगिक की प्रकृति कैसी होगी? असंतृप्त होगी, अनसैचुरेटेड होगी, नो डाउट। अब ट्रिपल बॉन्ड यदि हो कार्बन कार्बन के मध्य, ट्रिपल बॉन्ड हो तो आइन आता है, तो सिंगल बॉन्ड के लिए एन, डबल बॉन्ड के लिए इन, ट्रिपल बॉन्ड के लिए आइन। वो आइन होगा तो अभी असंतृप्ति होगा। अब सब कैटेगरी में असंतृप्त आएगा निकल के, ठीक है ना। अब देखिए बच्चों, नेक्स्ट फोर्थ कंडीशन, मेजर तो यही है, आप घबराना मत कि सर हमें तो यही आता था, एन, इन, आइन, अब पता नहीं ये क्या आ गया। तो भाई आप बड़ी क्लास में आए हो तो थोड़ा सा आपको अपने आपको उस लेवल तक पहुंचाना तो पड़ेगा ना बेटा। क्या उस 10th क्लास में ही जीते रहेंगे क्या हम? उससे बाहर तो निकलना पड़ेगा। आपको पता है कंपटीशन का दौर है, तो उसमें तो अपन को लेवल को बढ़ाना पड़ता है अपने को, ठीक है ना। आप समझोगे कॉन्सेप्ट को तो वही निकल के आएगा, वही बेसिक है। मेजर मुझे 3 ही नज़र आते हैं, एन, इन और आइन। चौथे नंबर पे हमने लिया कि भाई 2 कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है, 2 कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है। तो डबल बॉन्ड कंडीशन में तो कार्बन कार्बन में डबल बॉन्ड होता था, ई नहीं आता, तो इन तो आ रहा है। 2 हैं, दो समान से पहले क्या लगता है? डाई, तो DI लगा दिया, डाई। इन तो होना ही है, लेकिन एक अल्फ़ाबेट और ऐड हो जाता है यहाँ, ए अल्फ़ाबेट ऐड हो जाता है, इसका मतलब एडाइन। और ये ए अल्फ़ाबेट रूट वर्ड में जाके जुड़ जाता है। जैसे ब्यूट है, ब्यूट में ए लगाना तो क्या हो जाएगा? ब्यूटा। पेंट में ए लगाना तो क्या हो जाएगा? पेंटा। समझ रहे हैं आप लोग? तो यदि 2 कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड की कंडीशन आ रही है यौगिक में, तो एडाइन आएगा, एडाइन। और इसको सीधा ऐसे भी याद रख सकते हैं कि
कि एक से अधिक जब डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड होते हैं तो डाई ट्राई वो तो लगते ही हैं, उससे पहले ए अल्फ़ाबेट और लग जाता है। एक ऐसे भी कह देते हैं मूल शब्द में ए और जुड़ जाता है, जैसे ब्यूट है तो ब्यूटा, पेंट है तो पेंटा। चलिए होगा कैसा ऐसा संतृप्त, इसमें तो कोई डाउट होगा ही नहीं। नंबर 5, अब की बार मैंने कहा कि भाई उस यौगिक में कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड कंडीशन 3 है, तो फिर बोलेंगे डबल बॉन्ड के लिए तो ईन आता ही है, 3 समान के लिए ट्राई आ ही रहा है, ये और लगा दो तो एट्राइन, क्या बोलोगे एट्राइन, क्या बोलोगे एट्राइन, ठीक है ना। बेसिक को पकड़िए आप, यहीं से चल रहा है बेसिक। यदि आप देखें तो इन दोनों का जो बेसिक है वो इसी से जुड़ा हुआ है, इन से, समझ रहे हैं आप लोग। तो अब भी बेटा असंतृप्त होगा। फिर आपने ये कंडीशन डबल बॉन्ड के लिए लिया, अब इनको किसके लिए इम्प्लीमेंट कर दो, ट्रिपल बॉन्ड के लिए। आप बताओ चेंज क्या आना है, आयन का तो चेंज आना है। ट्रिपल बॉन्ड के लिए 2 ट्रिपल बॉन्ड हैं कार्बन कार्बन के मध्य, तो आयन तो आएगा ही ट्रिपल बॉन्ड के लिए। 2 हैं तो 2 समान से पहले डाई आता है, डाई आयन हो गया, ठीक है ना। और ए अल्फ़ाबेट और लगा दिया तो ए डाई आयन, ए डाई आयन। और एक केस और बना सकते हैं अपन, ऐसा हो ए ट्राई आयन, ये भी असंतृप्त कैटेगरी है, ये भी असंतृप्त कैटेगरी। तो मेजर तो बेटा 3 ही है, एन इन और आयन, लेकिन इनकी नॉलेज होनी चाहिए, इनकी नॉलेज होनी चाहिए, ठीक है बेटा। तो ये प्राथमिक अनुलग्न की बात हुई बच्चों। नेक्स्ट जो है बेटा वो है पूर्व लग्न। तीसरी जो हमारी टर्म है वो कौन है बच्चों, पूर्व लग्न है। कौन है बेटा, पूर्व लग्न प्रीफिक्स। पहले तो ये देखिए सीक्वेंस ऑर्डर के अंतर्गत पूर्व लग्न जो है वो किससे पहले लिखा जाता है, मूल शब्द से पहले लिखा जाता है, मूल शब्द से पहले। किससे पहले, मूल शब्द से पहले, रूट वर्ड से पहले, है ना। अब पूर्व लग्न अभी मैंने आपको फॉर्मेट में बताया था 2 तरह के होते हैं, प्राइमरी प्रीफिक्स और सेकेंडरी प्रीफिक्स। प्राइमरी प्रीफिक्स निश्चित है वो क्या होता है, साइक्लो। अब साइक्लो तो एक ही कंडीशन में आएगा जब वो चक्रीय हो, ठीक है ना। तो अचक्रीय में तो इसका कोई यूज़ है ही नहीं है। और जनरली मैंने वहाँ भी बोला था एलिसाइक्लिक में ही ये यूज़ में आता है, एलिसाइक्लिक में ही ये यूज़ में आता है बेटा। चलिए अब अपना यहाँ जो टेबल का वर्क है वो सेकेंडरी प्रीफिक्स के लिए है। ये लिखा जाता है प्रतिस्थापी के अनुसार, प्रतिस्थापी सब्स्टिट्यूएंट। सब्स्टिट्यूएंट जो होता है उसको हम लिखते हैं सेकेंडरी प्रीफिक्स के रूप में, द्वितीयक पूर्व लग्न के रूप में, ठीक है ना। और उसकी उचित स्थिति सहित लिखेंगे श्रृंखला में जहाँ भी छोट रहा होगा। और इसको मैं कई बार प्रतिस्थापी को ऐसा बोल देता हूँ बेचारा, बेचारा, बेचारा वर्ड में यूज में लूँ तो वो कौन है, प्रतिस्थापी। और प्रतिस्थापी को हम किसके रूप में लिखते हैं, पूर्व लग्न। कौन से पूर्व लग्न के रूप में, सेकेंडरी प्रीफिक्स। जो कई बार ये भी होता है ये भी होता है, ठीक है ना। और यदि अचक्रीय तो फिर कोई डाउट है ही नहीं, ये होगा ही नहीं कभी भी अचक्रीय के अंतर्गत, है ना बच्चों। अब देखिए आप प्रतिस्थापियों के अपन ने कुछ सूत्र लिख रहे हैं, उनके लिए अपन सेकेंडरी प्रीफिक्स क्या काम में लेंगे। कई बार सीधा इसको पूर्व लग्न भी लिख देते हैं, लेकिन एक्चुअल में ये सेकेंडरी प्रीफिक्स है। आप बड़े लेवल से यदि पढ़ रहे हो तो ये सेकेंडरी प्रीफिक्स है सर, ठीक है ना। अब ये प्राइमरी प्रीफिक्स जो है वो कंडीशन में यूज में आता है। अब प्रतिस्थापी के सूत्रों में सबसे पहले मैंने कहा कि यदि एक कोई प्रतिस्थापी ये बन रहा है भाई, पहला आर। अब आर तो आप लोग पढ़ के आए हो, आर एक बैलेंसी फ्री मीन्स इसको अपन क्या बोलेंगे, एल्किल। अब एल्किल तो सारे पढ़ लिया आपने, मैथिल हो सकता है, एथिल हो सकता है, एन-प्रोपिल हो सकता है, आइसोप्रोपिल हो सकता है, एन-ब्यूटिल हो सकता है, एस-ब्यूटिल हो सकता है। तो जनरल मैंने लिख दिया आर, और आर को क्या बोल दिया, एल्किल बोल दिया। इसमें सारे एल्किल आ गए। जैसे आप सोचना ये कैटेगरी कब इम्प्लीमेंट होती है, ये आपको एग्जाम्पल दिखाई दे रहा है जैसे, तो आपने इसमें मुख्य कार्बन श्रृंखला को ये चुन लिया, ठीक है। तो ये शायद रह गया ना, तो ये प्रतिस्थापी तो हो गया। अभी प्रतिस्थापी कौन है बताओ, मैथिल है। तो इसको किसके रूप में लिखा जाएगा, पूर्व लग्न। कौन से पूर्व लग्न के रूप में, द्वितीयक पूर्व लग्न के रूप में, सेकेंडरी प्रीफिक्स के रूप में लिखा जाएगा। दूसरी जो टर्म है वो, यदि ऐसा कोई प्रतिस्थापी रूप आ रहा है, आर ओ वैलेंसी फ्री, आर ओ वैलेंसी फ्री, तो उसको बोलते हैं एल्कोक्सी। एल्कोक्सी क्या बोलते हैं उसको, एल्कोक्सी। यहाँ थोड़ा सा सीखना, एल्कोक्सी टर्म एक्चुअल में आई कैसे, एल्किल से आई है। एल्किल की स्पेलिंग ये होती है ALKYL, ये होती है एल्किल की ALKYL, एल्किल। तो एल्किल में आपको क्या चेंज करना होगा, कभी भी एल्कोक्सी वर्ड जो आएगा वो इस बेस पर आएगा भाई, एल्किल जो भी है उसका नाम लिखो, एल्किल जो भी आ रहा है, मैथिल आ रहा है, और उसमें से आप किसको हटा दो, YL को, ठीक है ना, और जोड़ दो ऑक्सी, OXY। तो क्या टर्म आएगी बताओ, ALKOXY, एल्कोक्सी।
अब इससे बहुत सारे आप लिख सकते हो, निकाल सकते हो इस कॉन्सेप्ट से। जैसे कल को ये तो जनरल है, RO वैलेंसी फ्री, मैंने एक एग्जांपल लिया CS3O वैलेंसी फ्री, इसका नाम लिखना है। बच्चों को कई बार दिक्कत आती है, मैं तो ये कहूँगा आप एल्किल के कॉन्सेप्ट से चलो। तो यहाँ एल्किल आपको कौन नज़र आ रहा है, ये तो नज़र आ रहा है एल्किल। ये कौन है, मैथिल। तो मैथिल की स्पेलिंग तो METHYL होती है, उसमें से किसको हटा दो, YL को हटा दो और क्या जोड़ दो, ऑक्सी जोड़ दो। तो क्या टर्म आ जाएगी आपके पास, METHOXY, मैथॉक्सी, तो इसका नेम होगा मैथॉक्सी। कल को C2H5 आ जाता तो एथॉक्सी, एथिल में से YL हटाओ, ऑक्सी जोड़ दो। तो मैं आपसे एक छोटा सा क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, चलो इसको बताइए। C6H5O वैलेंसी फ्री, इसका क्या नाम होना चाहिए, बोलो बच्चों बोलो। C6H5O वैलेंसी फ्री का क्या नाम होना चाहिए, तो इसी तरह की कंडीशन का। तो कॉन्सेप्ट मैंने क्या बताया था, एल्किल। अब एल्किल का मतलब वो हाइड्रोकार्बन समूह की कंडीशन है, ठीक है। तो आप देखिए ये ग्रुप आप जानते हो उसको, ये कौन है, फेनिल, याद आ रहा है कुछ, फेनिल, PHENYL, फेनिल। अब इससे कैसे निकालोगे, YL को हटा दो, ऑक्सी जोड़ दो, तो फिनॉक्सी हो गया। इसका नेम जो होगा कंप्लीटली C6H5O वैलेंसी फ्री का फिनॉक्सी। फिनॉक्सी कई बार समझ में नहीं आता, कॉन्सेप्ट यदि पकड़ा है तो आप समझ जाओगे बात को। फिनॉक्सी, क्या बेटा, फिनॉक्सी। चलिए नेक्स्ट बेटा नंबर 3 पे हमने यहाँ पे लिखा है X वैलेंसी फ्री। और X से जब किसी यौगिक में हैलोजन आ रहा है तो प्रतिस्थापी बनता है, और उसके लिए जो द्वितीयक पूर्वलग्न होता है वो हेलो होता है। हेलो की स्पेलिंग HALO होती है, ठीक है ना, हेलो। अब इसमें X की जगह F भी हो सकता है, Cl भी हो सकता है, Br भी हो सकता है, I भी हो सकता है। तो यदि F है तो फ्लूओरो, Cl है तो क्लोरो, Br है तो ब्रोमो, I है तो आयोडो, सारे इन्वॉल्व हो गए। जनरल X के लिए हेलो यूज में आता है, इनके लिए आप बोल सकते हो फ्लूओरो, क्लोरो, ब्रोमो एंड आयोडो, ठीक है ना। चलिए बच्चों नेक्स्ट NO2 यदि कभी प्रतिस्थापी आ रहा है तो उसको नाइट्रो बोलते हैं, क्या बोलेंगे, नाइट्रो, प्रतिस्थापी रूप में, और द्वितीयक पूर्वलग्न के रूप में लिखा जाएगा उसको। नेक्स्ट नंबर 5 NO को नाइट्रोसो बोलते हैं, क्या बोलते हैं, नाइट्रोसो। नेक्स्ट N डबल बॉन्ड N वैलेंसी फ्री एजो कंपाउंड, जब एग्जाम्पल करोगे तब क्लियर होंगे, ठीक है ना। अभी तो आपको इनके नाम आने चाहिए कि इनके नाम ये लिखे जाएंगे, N डबल बॉन्ड N वैलेंसी फ्री का एजो, और नंबर 7 और नंबर 8 थोड़ा समझने की कोशिश करना। एक्चुअल में ये ग्रुप है, जैसे सोचना ये मैथिल होता है, इसमें से यदि मैं एक H को हटा के वो H जोड़ दूँ तो क्या आएगा आपके पास, तो मुझे ऐसा लग रहा है आपके पास ये आ जाएगा बच्चों, CS3 सॉरी, हाँ, एक H हटा के वो जोड़ा ना, तो क्या आ जाएगा, CH2OH। इसका नाम लिखना है अपन को, तो इसका नाम क्या है, इस मतलब CH2OH इस CS3 का ही तो व्युत्पन्न हुआ, ठीक है ना। और चूंकि इसको प्रतिस्थापी रूप में लिखना है तो OH के लिए प्रतिस्थापी रूप में जो पूर्वलग्न आता है वो हाइड्रोक्सी आता है, तो उसको बोल देंगे अपन हाइड्रोक्सी मैथिल, क्योंकि इसका व्युत्पन्न है, मैथिल का ही व्युत्पन्न है, हाइड्रोक्सी मैथिल। बात क्लियर है क्या। नेक्स्ट इसी तरीके से ये है, जैसे आप सोच के देखिए, मीन्स करिए कि भाई ये CS3 था मैथिल, इसमें से एक H को हटाया गया होगा, एक Cl जोड़ा होगा, तो क्या आया होगा, CH2Cl। तो ये CH2Cl किसका व्युत्पन्न हुआ, CS3 का। अब CS3 कौन है, मैथिल। अब इस Cl को प्रतिस्थापी रूप में क्या बोलते हैं, क्लोरो। तो कंप्लीटली इसको प्रतिस्थापी रूप में हम इसका नाम क्या बोलेंगे, क्लोरोमैथिल। क्या बोलेंगे बच्चों, क्लोरोमैथिल, ये नाम लिखा हुआ क्लोरोमैथिल। और भी हो सकते हैं इस तरह के, ठीक है बेटा। तो ये आपके द्वितीयक पूर्वलग्न की एक टेबल हुई। प्राइमरी तो साइक्लो निश्चित होता है, जो हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। तो अपने फॉर्मेट की कितनी टर्म्स हो गई, 3 टर्म्स, ठीक है ना। एंड फाइनली 4th जो टर्म आ रही है बेटा, वो बहुत सुपर इम्पोर्टेंट है, मैं आपको फिर बता दूं। उसको समझने में बच्चे को बहुत मेहनत की ज़रूरत है, बहुत प्रैक्टिस की ज़रूरत है। यस सर, आपके सामने है 4th नंबर की टर्म, द्वितीयक क्या बेटा, अनुलग्न। क्या बोला बच्चों, द्वितीयक अनुलग्न टर्म को मैंने यूज में लिया। कौन सी टर्म को यूज में लिया, द्वितीयक अनुलग्न, जिसको इंग्लिश में अपन बेटा क्या बोलते हैं, सेकेंडरी सफिक्स बोला जाता है। क्या बोला जाता है बच्चों, सेकेंडरी सफिक्स बोलते हैं अपन, है ना। चलिए सर, अब पहली बात तो सेकेंडरी जो सफिक्स है या द्वितीयक अनुलग्न जो है वो कहाँ कब लिखा जाएगा, उसकी
क्रम को बताइए आप, नाम में उसका सीक्वेंस कहाँ पे आता है? उसका सीक्वेंस आता है बेटा कि जो आपका प्राथमिक अनुलग्न है उसके बाद ही तो लिखा जाता है द्वितीय अनुलग्न, ठीक है ना। और उसके बारे में मैंने ये बोल ही दिया कि हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। तो यहाँ पे मैंने बोला एफजी की वरीयता के अनुसार लिखा जाता है द्वितीय अनुलग्न। एफजी का मतलब क्रियात्मक समूह की वरीयता। तो अपन यहाँ एक क्रियात्मक समूह की श्रेणी डेवलप कर रहे हैं, श्रेणी तो वो है ही है क्रियात्मक समूह की, उसका एक वरीयता क्रम, उसकी एक प्रायोरिटी सीक्वेंस कि पहले नंबर पे ये आएगा, फिर ये आएगा, फिर ये आएगा, वो सीक्वेंस ऑर्डर पता होना चाहिए। क्योंकि एक कैटेगरी ऐसी आएगी कंपाउंड्स के नोमेनक्लेचर की जहाँ पर अपन को ये पता लगाना पड़ेगा कि भाई यहाँ का रियल हीरो कौन है, वरीयता क्रम में कौन पहले आ रहा है। जो पहले आ रहा होगा वो मुख्य क्रियात्मक समूह बनेगा। तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट है। इसका मतलब सीक्वेंस लिए, चाहे हमने जब फंक्शनल पढ़े थे वहाँ उल्टे पुल्टे कैसे भी लिख लो, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ एक सीक्वेंस में, एक प्रायोरिटी में, ठीक है ना, एक वरीयता, निश्चित वरीयता क्रम में इनको याद करना होगा और रटने की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है ना। जब यूज़ में लोगे, एग्जाम्पल्स करोगे तो आपको पता लग जाएगा भाई कौन पहले आ रहा है कौन बाद में आ रहा है। ओके बच्चों, अब देखिए यहाँ पे तो ये वरीयता सारणी के लिए अपन एक टेबल बनाइए। उस टेबल में यदि अपन कहें तो 3 कॉलम आपको नज़र आ रहे हैं। एक तो एफजी फंक्शनल ग्रुप क्रियात्मक समूह के सूत्र का है, एक द्वितीय अनुलग्न जो अपना टॉपिक है ही है यहाँ, और एक पूर्व लग्न। यहाँ आप डाउटफुल कंडीशन में आ गए, सर ये पूर्व लग्न कैसे यूज़ में आएगा? द्वितीय अनुलग्न तो ठीक है, पूर्व लग्न भी उसके लिए यूज़ में आ जाएगा कि? यस। देखिए यदि मैं आपको बताऊँ द्वितीय अनुलग्न और पूर्व लग्न का कंडीशन यहाँ पे है क्या है। जैसे आपके सामने एक यौगिक ये है CH3 CH2 COOH, ये लिखा हुआ है। अब इसमें फंक्शनल कौन है आप ये पहचानो। इसमें फंक्शनल जो है वो कार्बोक्सिलिक है, कार्बोक्सिलिक अम्ल है, एक ही प्रकार का है और कोई प्रकार तो है ही नहीं है फंक्शनल का। तो ऐसी कंडीशन में तो यहाँ द्वितीय अनुलग्न यूज में आना है, तो एक ही प्रकार का क्रियात्मक समूह है। लेकिन यदि ऐसा हो जाए, सोचना आप लोग कि CH3 CHOH और ये मैं लिख दिया COOH, तो पहला जो केस था, पहला केस, इस पहले केस में केवल हमारे यूज में आ रहा था सेकेंडरी सफिक्स SS यूज में आ रहा था केवल, ठीक है ना। लेकिन यदि यहाँ पे इस दूसरे यौगिक को अपन देखें तो इसमें क्रियात्मक समूह एक से अधिक प्रकार के हो गए। इसमें कार्बोक्सिलिक अम्ल भी आ रहा है, इसमें अल्कोहल भी है। अब ऐसी कंडीशन में किसके लिए द्वितीय अनुलग्न लिखेंगे, किसके लिए पूर्व लग्न लिखेंगे, तो उसको निर्धारित करेगी ये वरीयता सारणी। अब इस वरीयता सारणी में जो वरीयता क्रम में पहले आ रहा होगा वो बनता है, एक्चुअल में एक टर्म होती है आगे भी आएगी, MFG मैन फंक्शनल ग्रुप। और मैन फंक्शनल ग्रुप एक ही होता है फॉर एवर। इसके अलावा अन्य जितने भी होंगे वो सब SFG होंगे, सेकेंडरी फंक्शनल ग्रुप। अब MFG यहाँ पे कौन है, वरीयता क्रम देख लो, सबसे पहले कौन आता है COOH, और OH को कंपेयर करें तो OH तो बहुत बाद में आएगा। सबसे पहले कौन आ रहा है, COOH आ रहा है, नंबर 1 पे ही आ रहा है। तो इसका मतलब ये COOH अपने लिए MFG हुआ, और SFG जो है वो कौन हुआ, OH। अब ये जो आपका COOH है इसके लिए तो हम लिखेंगे क्या लिखेंगे इसके लिए, SS द्वितीय अनुलग्न लिखा जाएगा। इसकी संख्या MFG की फॉरएवर एक ही होती है, ध्यान रखना। चाहे 2 प्रकार के हों, चाहे 10 प्रकार के क्रियात्मक समूह, 10 प्रकार के होंगे तो MFG 1 होगा, SFG 9 होंगे। और SFG जो है उसको हमेशा प्रतिस्थापी माना जाता है, प्रतिस्थापी। और प्रतिस्थापी मानेंगे तो फिर उसके लिए हमें लिखना पड़ेगा पूर्व लग्न। ये पूर्व लग्न कौन सा वाला पूर्व लग्न की कंडीशन हो जाएगी। अब ये किसके रूप में है पूर्व लग्न, एज ए सेकेंडरी प्रीफिक्स, एज ए सेकेंडरी प्रीफिक्स। वहाँ अपन ने जो पढ़ा है वो तो होते ही हैं, तो ये कंडीशन भी बन जाएगी सेकेंडरी प्रीफिक्स की। इसको इसलिए यूज में लेना पड़ेगा हमको किस टर्म को, पूर्व लग्न को, इसलिए यहाँ पूर्व लग्न टर्म लिखी हुई। तो एक साथ ही हम टेबल को पढ़ रहे हैं। पढ़ने का भी ये भी हो सकता था कि इस टर्म को यूज में नहीं लेते, पहले द्वितीय अनुलग्नों को जानते, ठीक है ना। फिर हम आते बहुक्रियात्मक समूह वाले यौगिकों का नामकरण, जिसमें एक से अधिक प्रकार के क्रियात्मक समूह पाए जाते हैं। फिर उसमें इस टेबल को फिर से बनाते, वो द्वितीय अनुलग्न भी लिखते, फिर उसके लिए पूर्व लग्न भी लिखते। बात क्लियर है। तो मैंने एक साथ ही इस टेबल को डेवलप कर दिया। आप लेकिन इसको समझने की कोशिश करें अच्छे से।
और जितने देखो ये टेबल अभी तो लर्न करनी है, लेकिन एग्जाम्पल सब करोगे तो इन इस टेबल के कॉन्सेप्टों को अपन को दिमाग में रखना पड़ेगा बेटा, ठीक है। अब देखिए क्रियात्मक समूह के सूत्र जो लिखे इनकी श्रेणियां तो सबकी आप जानते ही हो। COOH आपको पता ही है, COOH का मतलब कार्बोक्सिलिक अम्ल है इसकी श्रेणी, कार्बोक्सिलिक अम्ल, COOH का मतलब कार्बोक्सिलिक अम्ल है इसकी श्रेणी, ठीक है ना, श्रेणी का नाम कार्बोक्सिलिक अम्ल है। अब पहली बात तो इनमें आपके सामने ऐसी कंडीशन आ रही होगी, मैंने दो बार लिख रखा है, एक बार ऐसे एक बार ऐसे, एक बार ऐसे लिख रखा है जिसमें मैंने कार्बन को छोटे कोष्टक में दर्शा रखा है, छोटे कोष्टक में। तो कार्बन का छोटे कोष्टक में होने का पहले तो मीन पता होना चाहिए। इसका मतलब है कि उस कार्बन को, जिसको छोटे कोष्टक में लिख रखा उस कार्बन को मुख्य कार्बन श्रृंखला में सम्मिलित किया गया है, मुख्य कार्बन श्रृंखला में हम शामिल कर रहे हैं, श्रृंखला में सम्मिलित है वो, इन्वॉल्व है वो, लिया गया है वो, ठीक है ना, ये मीन है यहाँ जो कार्बन लिखा होगा उस कंडीशन को पकड़ने की कोशिश करना। यस बच्चों, सबसे पहले लिया COOH, कार्बन को छोटे कोष्टक में बंद कर दिया। इसका मीन क्या हुआ? इसका मीन हुआ कि उसको मुख्य कार्बन श्रृंखला में शामिल किया जाएगा। तो ऐसी कंडीशन में द्वितीयक अनुलग्न काम में आता है ओइक अम्ल, COOH के लिए ओइक अम्ल। तो ध्यान रखना फॉरएवर COOH के लिए जो ओइक अम्ल द्वितीयक अनुलग्न आता है वो कब आता है? कब आता है वो? तब आता है जब उसके कार्बन को हम नंबरिंग दे रहे हैं, उसको मुख्य कार्बन श्रृंखला में शामिल कर रहे हैं। और जो ऐसा होगा तो पूर्वलग्न तो उसके लिए होगा ही नहीं, तो उस पर क्या लगा दिया? क्रॉस लगा दिया, पूर्वलग्न नहीं होगा यहाँ कोई, तो उसके कार्बन को सम्मिलित कर लिया आपने, ठीक है ना। तो ऐसी कंडीशन में उसके लिए कोई पूर्वलग्न यूज में नहीं आएगा बच्चों। दूसरा इसी के लिए केस है COOH। देखिए अब मैंने कार्बन को छोटे कोष्टक में बंद नहीं किया, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये कि उस कार्बन को हम मुख्य कार्बन श्रृंखला में सम्मिलित नहीं कर रहे, उस कार्बन को हम नंबरिंग नहीं दे रहे। तो ऐसी कंडीशन में द्वितीयक अनुलग्न भी आता है, और वो द्वितीयक अनुलग्न जो आता है वो कार्बोक्सिलिक अम्ल आता है। क्या आता है बेटा? कार्बोक्सिलिक अम्ल आता है। क्या आता है? कार्बोक्सिलिक अम्ल। कब आता है? जब उसके कार्बन को नंबरिंग नहीं दे रहे, उसको मुख्य कार्बन श्रृंखला में शामिल नहीं कर रहे। और ऐसी कंडीशन में कार्बोक्सी पूर्वलग्न आता है, कार्बोक्सी पूर्वलग्न यूज में आता है। आपको सर जब वो द्वितीयक अनुलग्न लिख दिया तो कार्बोक्सी कैसे आ जाएगा? कार्बोक्सी एक केस में यूज में आता है, आप देखिए जरा। वैसे मैं ये कहूँ कि ये कंपाउंड CH2 COOH COOH और ये CH2 COOH दिखाई दे रहा है सर। अब मुख्य कार्बन श्रृंखला चुनोगे तो आप तीनों को तो सम्मिलित कर ही नहीं सकते कभी। क्या तीनों के कार्बनों को इन्वॉल्व कर सकते हो क्या? 1 2 3 4 5 ऐसे थोड़ी करोगे, यही तो कर सकते हो। 1 2 3 4 5, तो ये तो छूट गया बेचारा, ये बेचारा ही तो हो गया एक तरीके से। अब बेचारा हो गया तो प्रतिस्थापी हो गया, प्रतिस्थापी हो गया तो उसके लिए जरूरत पड़ जाएगी इसकी पूर्वलग्न की। तो पूर्वलग्न क्या आएगा फिर? कार्बोक्सी आएगा। और इन दोनों को जिनको शामिल कर लिया उनके लिए द्वितीयक अनुलग्न आएगा, द्वितीयक अनुलग्न। लेकिन उनके कार्बन को तो नंबरिंग मिलेगी, तो वो तो फिर क्या आएगा? वही अम्ल आएगा, ठीक है ना। आपको सर फिर कार्बोक्सिलिक अम्ल कब काम में आएगा? कार्बोक्सिलिक अम्ल ऐसे काम में आ सकता है कि अपन तीनों को छोड़ दें और इसको मुख्य कार्बन श्रृंखला बना दें, ये नंबरिंग कर दें 1 2 3, और इसके लिए लिखना चाहें अपन द्वितीयक अनुलग्न, तो फिर वो कार्बोक्सिलिक अम्ल आएगा। वो कौन आएगा? कार्बोक्सिलिक अम्ल, ठीक है बच्चों। तो यहाँ दो केस क्रिएट हो गए। पहला आपको समझ में आ रहा होगा, COOH के कार्बन को श्रृंखला में शामिल कर रहे हैं, द्वितीयक अनुलग्न ओइक अम्ल आता है, ठीक है ना, ओइक अम्ल आता है, ओइक अम्ल आता है। और ऐसी कंडीशन में पूर्वलग्न कुछ नहीं आ सकता। COOH जब मुख्य कार्बन श्रृंखला में शामिल नहीं हो रहा, उसको नंबरिंग नहीं दे रहे, तो द्वितीयक अनुलग्न यूज में आ सकता है कार्बोक्सिलिक अम्ल, और पूर्वलग्न यूज में आता है कार्बोक्सी, ठीक है बच्चों। ये आपको याद होना चाहिए, एग्जाम्पल खूब आएंगे, इम्प्लीमेंट करना, उन सब क्लियर हो जाएगा। नेक्स्ट नंबर 2 पे बच्चों मैंने लिया SO3H, SO3H में तो कोई कार्बन वगैरह है नहीं है, तो यहाँ कोई कंडीशन शामिल करने या नहीं करने की तो क्रिएट होगी ही नहीं, ये तो जिस कार्बन से जुड़ रहा होगा उसको शामिल करने की बात होगी। तो इसके लिए बेटा द्वितीयक अनुलग्न सल्फोनिक अम्ल आता है, सल्फोनिक अम्ल, ठीक है ना। क्या आता है? सल्फोनिक अम्ल। और पूर्वलग्न इसके लिए सल्फो आता है। आपको सर पूर्वलग्न कैसे आ जाएगा इसके लिए?
वही सेम केस हो गया। जैसे मैं कहूँ CH3CH2SO3H, अब तो एक ही प्रकार का क्रियात्मक समूह है इसमें सल्फोनिकम, तो यहाँ तो द्वितीयक अनुलग्न नहीं आएगा इसके लिए। लेकिन यदि ऐसा हो जाए CH3, ये CH, ये OH है और ये SO3H, अब बताओ, सॉरी ऐसे कर लेते हैं अपन, यहाँ लगा देते हैं CH, है ना। तो बढ़ते क्रम में CH पहले आ रहा है, SO3H बाद में आ रहा है, तो ये तो आपका क्या हो गया, MFG बन जाएगा, मेन फंक्शनल ग्रुप, और ये आपका बेचारा होगा SFG बनेगा, सेकेंडरी फंक्शनल ग्रुप, और इसको प्रतिस्थापी माना जाएगा। तो SO3H के लिए फिर पूर्वलग्न की जरूरत पड़ेगी, तो वो क्या होगा, सल्फो होगा, सल्फो। तो इसके लिए द्वितीयक अनुलग्न तो है सल्फोनिकम, और पूर्वलग्न होता है इसके लिए क्या, सल्फो। ठीक है बच्चों, उसी क्रम में आगे बढ़ते हैं हम। तीसरे नंबर पे ये जो अपन ने क्रियात्मक समूह का सूत्र लिखा है, ये अम्ल एनहाइड्राइड है, इसकी श्रेणी अम्ल एनहाइड्राइड, और ये वो केसेस में इनके कार्बनों को इन्वॉल्व करते ही हैं, ठीक है ना। छोड़ने की कंडीशन इसके लिए इन्वॉल्व नहीं हो पाती, छोड़ने की कंडीशन इसके लिए लागू नहीं होती है। तो इसके लिए द्वितीयक अनुलग्न ओइक एनहाइड्राइड आता है, ओइक एनहाइड्राइड, ओइक एनहाइड्राइड, कॉमन से कंफ्यूज मत हो जाना, वहाँ एक एनहाइड्राइड आता था, उसका यहाँ कोई लेना देना नहीं है, यहाँ था ओइक एनहाइड्राइड। IPSC में अम्ल एनहाइड्राइड श्रेणी के लिए द्वितीयक अनुलग्न निश्चित है, वो कौन है, ओइक एनहाइड्राइड, और उसके लिए कभी भी कोई पूर्व लग्न की कंडीशन क्रिएट नहीं होती, इसका मतलब कभी नहीं लिखा जाता क्या, पूर्व लग्न। क्रॉस लगा दिया, ओके बच्चों। नेक्स्ट बेटा जो है नंबर 4 पे, वो CRR, इसकी श्रेणी आप पकड़ रहे होंगे, अम्लास्टर, अम्लास्टर का मतलब फलो जैसी गंध, ठीक है ना। अब इसमें पहली कंडीशन क्या बोल रही है कि इसके कार्बन को, इस वाले कार्बन को, ठीक है ना, इस कार्बन को मुख्य कार्बन श्रृंखला में शामिल कर रहे हैं हम, इसका मतलब उसको नंबरिंग दे रहे हैं हम। तो फिर इसके लिए जो द्वितीयक अनुलग्न आएगा वो O8 होता है, द्वितीयक अनुलग्न, तो O8 इसका पैटर्न नाम लिखने का पूरा क्या होगा, एल्किल। तो एल्किल कौन होता है, याद करो, कॉमन में भी अपन ने सीखी थी ये बात, जो सीधा किससे जुड़ा होता है, ऑक्सीजन से। अब खाली स्थान में कौन कौन आ जाएंगे, खाली स्थान में आपका मूल शब्द आ जाएगा, प्राथमिक अनुलग्न आ जाएगा, और ये द्वितीयक अनुलग्न ये है, O8 है, तो O8 द्वितीयक अनुलग्न है, बाकी पैटर्न पूरा है, एल्किल खाली जगह O8, ठीक है ना। और जब इसको आप मुख्य कार्बन श्रृंखला में शामिल कर ही रहे हो, उसके कार्बन को नंबरिंग दे रहे हो, तो ऐसी कंडीशन में कोई पूर्व लग्न आएगा नहीं, इसके लिए तो क्रॉस लगा दिए। नेक्स्ट CRR, दूसरी कंडीशन है, दूसरी कंडीशन ये बोल रही है कि भाई इसके कार्बन को हम मुख्य कार्बन श्रृंखला में सम्मिलित नहीं कर रहे, उसको नंबरिंग नहीं दे रहे, तो ऐसी कंडीशन में इसके लिए जो द्वितीयक अनुलग्न है वो कार्बोक्सिलेट आता है, कार्बोक्सिलेट, लेकिन पैटर्न पूरा लिखने का नाम का एल्किल फिल इन द ब्लैंक्स कार्बोक्सिलेट, क्या आएगा वो पता लग जाएगा, आप एग्जांपल्स करेंगे इसके जब, एल्किल फिल इन द ब्लैंक्स कार्बोक्सिलेट, ठीक है बच्चों। और ऐसी कंडीशन में इसके लिए पूर्व लग्न, जब इसके कार्बन को हम मुख्य कार्बन श्रृंखला में सम्मिलित नहीं कर रहे, जैसे अपन कहेंगे भाई CH भी आ रहा है, CRR भी आ रहा है, अब CH तो MFG बनेगा, तो ये बेचारा क्या बन जाएगा, प्रतिस्थापी बनेगा, प्रतिस्थापी तो पूर्व लग्न की जरूरत पड़ेगी। तो इसके लिए पूर्व लग्न की कंडीशन दो होती हैं, अल्कोक्सी कार्बोनिल या फिर कार्ब एल्कोक्सी, एल्कोक्सी कार्बोनिल या फिर कार्ब अल्कोक्सी। अभी आप एग्जाम्पल करोगे तब क्लियर हो जाएगा एल्कोक्सी कार्बोनिल कब आता है और कार्ब एल्कोक्सी कब अपन यूज में लेते हैं, ठीक है बच्चों। तो ये अम्लास्टर हुआ। उसके बाद यदि अपन कहें तो नंबर 5 पे मैंने लिखा COX श्रेणी होती है अम्ल हैलाइड। पहली कंडीशन मैंने कहा कि इसके कार्बन को हम मुख्य कार्बन श्रृंखला में सम्मिलित कर रहे हैं, तो इसके लिए जो आता है द्वितीयक अनुलग्न वो ऑयल हैलाइड आता है, ऑयल हैलाइड, क्या आता है, ऑयल हैलाइड, OYL ऑयल, HALIDE हैलाइड, कल को Cl होता था ऑयल क्लोराइड, Br होता था ऑयल ब्रोमाइड, ठीक है ना। और जब इसके कार्बन को मुख्य कार्बन श्रृंखला में आप सम्मिलित कर रहे हैं, इसका मतलब उसको नंबरिंग दे रहे हैं, तो इसके लिए पूर्व लग्न की कंडीशन तो होगी नहीं, इसके लिए पूर्व लग्न की कंडीशन होगी नहीं, तो क्रॉस लगा दिए। दूसरी कंडीशन इसके लिए कहा कि भाई इसके कार्बन को मुख्य कार्बन श्रृंखला में शामिल नहीं कर रहे, उसको नंबरिंग नहीं दे रहे, तो इसके लिए द्वितीयक अनुलग्न की कंडीशन जो होती है वो कार्बोनिल हैलाइड होती है, कार्बोनिल हैलाइड। यदि Cl होता तो कार्बोनिल क्लोराइड। और कहीं जब पूर्व लग्न बनेगा, पूर्व लग्न तो कब बनेगा, जब एक से अधिक प्रकार के क्रियात्मक समूह आ जाएंगे, ठीक है ना, एक से अधिक प्रकार के क्रियात्मक समूह आ जाएंगे, तो पूर्व लग्न के रूप में इसको लिखा जाएगा हेलोफॉर्मिल। COX के लिए क्या आएगा, हेलोफॉर्मिल, कल को ACl होता तो क्लोरोफॉर्मिल, Br होता तो ब्रोमोफॉर्मिल, ठीक है ना। ये आपका अम्ल हैलाइड हुआ। नेक्स्ट बच्चों यदि अपन इस क्रम में आगे बढ़ें तो CONH2
अम्ल श्रेणी होती है। इसकी पहली कंडीशन वही क्रिएट की जिसमें कार्बन को हम मुख्य कार्बन श्रृंखला में सम्मिलित कर रहे हैं, कार्बन को हम मुख्य कार्बन श्रृंखला में सम्मिलित कर रहे हैं, उसका मतलब उसको नंबरिंग देंगे तो उसके लिए द्वितीयक अनुलग्न एमाइड आएगा, और ऐसी कंडीशन में पूर्वलग्न कुछ भी नहीं आएगा। दूसरी कंडीशन इसकी है कि CONH2 को हम मुख्य कार्बन श्रृंखला में सम्मिलित नहीं करें, उसको नंबरिंग नहीं दें। ये केस कब क्रिएट होगा? जब एक से अधिक प्रकार के क्या हैं क्रियात्मक समूह। तो ऐसी कंडीशन में इसके लिए द्वितीयक अनुलग्न इस कंडीशन में जो एक से अधिक प्रकार के होंगे तब पूर्वलग्न तो कार्बोमाइल आएगा, लेकिन यदि इसके लिए अपन को लिखना हो द्वितीयक अनुलग्न रूप में लिखना हो तो कार्बोक्सीमाइड आता है। कौन आता है बच्चों? कार्बोक्सीमाइड। अब आपको सर कार्बोक्सीमाइड कैसे यूज में आएगा? जैसे मैंने अभी कहा ना, जैसे साइक्लिक कंपाउंड ले लिया, ये साइक्लिक कंपाउंड C1H2 लगा दिया। अब ऐसे कभी नंबरिंग नहीं होती एलिसाइक्लिक में कि 1 2, नंबरिंग यही होगी इस एलिसाइक्लिक वाले में 1 2 3। अब बताओ इसके कार्बन को हमने नंबरिंग दी क्या? CONH2 के कार्बन को हम इसके लिए लिखेंगे द्वितीयक अनुलग्न, तो फिर वो क्या आएगा? कार्बोक्सीमाइड। है तो एक ही प्रकार का क्रियात्मक समूह इसमें, तो यहाँ द्वितीयक अनुलग्न क्या नहीं आ सकता? एमाइड नहीं आ सकता, एमाइड नहीं आ सकता क्योंकि कार्बनिक क्रियात्मक समूह डायरेक्टली एलिसाइक्लिक वलय के कार्बन से जुड़ रहा है। तो ऐसी कंडीशन में ऐसे नंबरिंग नहीं होती कि वलय के बाहर से हम एलिसाइक्लिक वलय में आ जाए, वलय में ही नंबरिंग होगी। वो कंडीशन बदल गई तो बाहर हो सकती है, फिर ये प्रतिस्थापी बन जाए। समझ रहे हैं आप लोग? तो कार्बोक्सीमाइड तो इसके लिए द्वितीयक अनुलग्न है जब कार्बन सम्मिलित नहीं हो रहा श्रृंखला में, और पूर्वलग्न इसके लिए कार्बेमाइल है जब एक से अधिक प्रकार के आए क्या क्रियात्मक समूह। ठीक है सर। नेक्स्ट बेटा नंबर 7 पे यदि अपन ले तो मैंने कहा CN, इसकी श्रेणी आप जानते हैं साइनाइड, कार्बन को सम्मिलित कर रहे हो नाइट्राइल आएगा, पूर्वलग्न कुछ नहीं आएगा। दूसरी कंडीशन जब कार्बन को सम्मिलित नहीं कर रहे हैं तो इसके लिए विशेष अनुलग्न द्वितीयक अनुलग्न के रूप में आता है कार्बोनाइट्राइल। ठीक है ना? वही सेम कंडीशन होगी जैसे ये आपकी एलिसाइक्लिक वलय है और यहाँ मैंने CN जोड़ दिया, तो अब नंबरिंग इसमें ऐसे होगी 1 2 3। तो वैसे इसके लिए मैं द्वितीयक अनुलग्न क्या लिखूंगा? कार्बोनाइट्राइल ही लिखूंगा। द्वितीयक अनुलग्न इसके लिए कार्बोनाइट्राइल लिखूंगा। आपको सर ये फिर इसके लिए प्रतिस्थापी कब बनेगा? ये जब एक से अधिक प्रकार के क्रियात्मक समूह आए। तो ऐसी कंडीशन में जो पहले आ रहा होगा वो तो क्या बन जाएगा? MFG बन जाएगा। तो ये बेचारा SFG बनेगा, SFG बनेगा तो इसके लिए पूर्वलग्न चाहिएगा, वो क्या होगा? साइन होगा। ठीक है बच्चों, क्लियर हो जाएगा। एग्जाम्पल्स करने से क्लियर ज़्यादा होंगे, मैं आपको बता दूँ। 8 नंबर पे बच्चों में लिया NC आइसोसाइनाइड श्रेणी होती है, इसमें कोई कंडीशन लागू नहीं होती सम्मिलित करने या नहीं करने वाली, ये तो सम्मिलित होता ही नहीं है। तो इसके लिए यदि अपन कहें तो आइसोनाइट्राइल, क्योंकि बॉन्डिंग देखिए ना, जैसे आप ऐसे थोड़ी चुनोगे श्रृंखला CH3 CH2 में कहूँ NC, ये शामिल कैसे होगा? ये तो आएगा ही नहीं श्रृंखला में। ऐसे नंबरिंग थोड़ी होगी 1 2, नाइट्रोजन को नंबरिंग थोड़ी दोगे, तो कंटिन्यूटी में तो होनी चाहिए ना कार्बन, तो ये श्रृंखला हो नहीं सकती, यहाँ ये होगी 1 2। वो एग्जाम्पल्स करोगे तब बेस्ट क्लियर होगा। NC आइसोनाइट्राइल, और इसके लिए पूर्वलग्न की कंडीशन आइसोसाइनो या फिर कार्बिल अमीनो, आइसोसाइनो या कार्बिल अमीनो यूज में आती है। तो ये 8वें नंबर का हो गया बेटा बच्चों आपके लिए। तो ये 8 टोटल अपन ने पढ़े, सिक्वेंस लिए हैं ये। ठीक है ना? नेक्स्ट बेटा अपन जो यहाँ पढ़ना चाह रहे हैं उसको आप थोड़ा सा सीरियसली देखें। नेक्स्ट आपका जो आया वो यहाँ पे है, कौन है? CHO। कौन है सर? CHO। क्या बोला बच्चों? CHO। तो CHO की श्रेणी तो आप जानते हैं ना बच्चों, CHO की श्रेणी क्या होती है? CHO की श्रेणी क्या होती है? अल्डिहाइड। ठीक है ना? पहली कंडीशन अपन ने इसके लिए यूज में ली बेटा कि CHO के कार्बन को हम नंबरिंग दे रहे हैं, तो इसके लिए द्वितीयक अनुलग्न L आता है, L की स्पेलिंग AL। और इसके लिए बेटा ऐसी कंडीशन में पूर्वलग्न भी यूज में आ जाता है, वो है ऑक्सो। वो सर कब आएगा ये? तो एक से अधिक प्रकार के क्रियात्मक समूह, थोड़ा सा कॉन्सेप्ट को ऐसे क्लियर कीजिए। जैसे अपने पास ये है CHO, CH2 और CH, एक यौगिक है, ऐसा ही यौगिक है CHO CH2 CH। अब दिमाग लगाने वाली बात है कि ये तो आपका MFG हो ही गया, इसमें तो कोई डाउट है ही नहीं है, ये आपका SFG हो गया।
ठीक है। अब इसमें दो तरीके से नंबरिंग हो सकती है, 1 और 2, दो की श्रृंखला चुन ली तो इस बेचारे को छोड़ दिया, तो फिर इस छोड़ने पे तो इसके लिए क्या आना चाहिए, फॉर्मूला आएगा। क्या आएगा, फॉर्मिल। क्या आएगा, फॉर्मिल। और यदि अपन नंबरिंग ऐसे कर देते 1 2 3, तो इसको मैंने इन्वॉल्व कर लिया है, तो अब भी ये प्रतिस्थापी, लेकिन इन्वॉल्व कर लिया इसके कार्बन को, तो उसके लिए ऑक्सो आता है। तो एल्डिहाइड में ऑक्सो पूर्वलग्न कब आता है, फॉर्मिल कब आता है, जब इसके कार्बन को यदि हम श्रृंखला में शामिल कर लेते हैं तो ऑक्सो आता है, और श्रृंखला में शामिल नहीं करते तो फॉर्मिल आता है पूर्वलग्न प्रतिस्थापी रूप में। बाकी इसके लिए द्वितीय कौन लग्न जब शामिल करते हैं तो एल होता है, और जब शामिल नहीं करते हैं तो कार्बेल्डिहाइड होता है। क्या होता है बच्चों, कार्बेल्डिहाइड। ठीक है ना। नेक्स्ट नंबर 10 पे लिया सी डबल बॉन्ड ओ, वैलेंसी फ्री। आप इसकी श्रेणी पहचान रहे हैं कीटोन, तो कीटोन में कोई ऐसी कंडीशन क्रिएट नहीं होती कि हम इसको छोड़ पाएँ, क्योंकि श्रृंखला के बीच में आता है, बीच में आने वाला तो छूट ही नहीं पाएगा, तो इसके लिए ऑन आता है द्वितीय कौन लग्न। और प्रतिस्थापी रूप में इसके लिए ऑक्सो या कीटो लिखा जाता है, ऑक्सो या कीटो, ऑक्सो या कीटो। ठीक है ना। ऑक्सो वहाँ भी आया था, यहाँ पे भी आ रहा है ऑक्सो। यदि ये वाला ऑक्सो यूज़ में आ रहा है तो फिर इसमें कीटो लिखना होगा। ठीक है ना। और ये यूज़ में नहीं आ रहा तो ऑक्सो लिख दो या कीटो लिख दो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ऑप्शन पर डिपेंड करता है। कई बार ऑप्शन में कीटो लिखा होता है, कई बार ऑक्सो लिखा होता है, दोनों के लिए सेम ऑक्सो नहीं लिखा हो सकता, इसके लिए ऑक्सो आ रहा है तो फिर यहाँ कीटो आएगा। और यही है केवल, तो या ऑक्सो लिख दो या कीटो लिख दो प्रतिस्थापी रूप में। यस सर। नेक्स्ट अब बहुत ईजी है, क्योंकि इनमें तो कार्बन है ही नहीं है, तो कंडीशन ही नहीं होंगी इनकी। OH अल्कोहल श्रेणी है, ऑल आता है, ऑल। क्या आता है, ऑल, ऑल। और इसके लिए पूर्वलग्न हाइड्रोक्सी। अब वो कब आएगा हाइड्रोक्सी, आपको पता लग गया, जब एक से अधिक प्रकार की, यहीं से स्टार्टिंग की थी अपन ने। ये देखिए, एक से अधिक प्रकार के क्रियात्मक समूह हो तो OH के लिए अब ऑल थोड़ी आ सकता है, अब इसके लिए क्या आएगा, हाइड्रोक्सी आएगा। और केवल ये यही होता है CH3 CH2OH, और तो एक ही प्रकार का क्रियात्मक समूह है ना, तब तो इसके लिए क्या आएगा, ऑल आएगा द्वितीय कौन लग्न। ठीक है ना। SH इसका परम मित्र है ये, तो SH पे भी सेम कंडीशन वही है, शामिल करने नहीं करने की तो बात ही नहीं, कार्बन ही नहीं है। द्वितीय कौन लग्न SH के लिए थायोल आता है, और पूर्व लग्न इसके लिए मरकैप्टो आता है, मरकैप्टो। क्या बोला बच्चों, मरकैप्टो। और 13वें नंबर पे अपन ने लिया NH2। अब इसमें NH2 ले लो चाहे NH ले लो, तीनों तरह की ले लो, इनके लिए जो आता है द्वितीय कौन लग्न वो एमीन आता है, और प्रतिस्थापी रूप में एमिनो बोल देते हैं NH2 के रेफरेंस में, एमिनो। क्या बेटा, अमीनो। तो ये बढ़ता क्रम अपन ने लिख दिया। तो इस बढ़ता क्रम को आप थोड़ा सा दिमाग में लेके आना होगा आपको, कि भाई बढ़ता क्रम को यदि अपन देखें तो सबसे पहले कौन आया था, दिमाग लगाइए, शॉर्टली अपन लिखना चाहें तो COOH। फिर कौन आया, SO3H, कार्बोक्सिलिक अम्ल, सल्फोनिक अम्ल। फिर कौन आया, अम्ल एनहाइड्राइड, अम्ल एनहाइड्राइड आया था, ये आया था ना, अम्ल एनहाइड्राइड, देख लीजिए, अम्ल एनहाइड्राइड। फिर कौन आया था, अम्ल एस्टर, अम्ल एस्टर आया था। फिर कौन आया था, अम्ल हैलाइड। फिर कौन आया था, अम्ल एमाइड। ये सिक्वेंसली एक वर्ता क्रम है। एक बार इसमें क्वेश्चन आया है इस वर्ता क्रम का भी, IPC पद्धति के अनुसार क्रियात्मक समूह की वर्ता का सही क्रम है, ग्रेटर और का साइन लगा के ऑप्शन दे रखे थे, CO2H2 अम्ल एमाइड। फिर कौन है बच्चों, आपका साइनाइड। फिर कौन है, आइसोसाइनाइड। फिर कौन है आपका एल्डिहाइड। फिर कौन है आपका कीटोन। फिर कौन है आपका एल्कोहल। फिर थायोएल्कोहल, एंड फाइनली अमीन। ये ऑर्डर हुआ, तो सिक्वेंसली याद होना चाहिए, और याद हो जाएगा जब एग्जाम्पल्स आप लोग करेंगे। तो इम्पोर्टेंट ये हुआ कि इस वीडियो से आपकी 4 टर्म्स पे आपने वर्क किया। कितनी टर्म्स पे वर्क किया, 4 टर्म्स पे हमने वर्क किया बच्चों। अब इन टर्म्स को हम यूज़ में लेंगे। तो अब अपना जो टॉपिक इसमें नेक्स्ट वीडियो में आने वाला है वो है रूल्स फॉर IPSC नॉमेनक्लेचर। IPSC को हम कैसे करें, कैसे पढ़ें उसको, कैसे नाम लिखें हम IPSC नाम, क्योंकि ये फॉर्मेट तो हमारा क्लियर है। तो IPSC नामकरण के लिए किसी कार्बनिक यौगिक के IPSC नामकरण के लिए फिर अगेन आपको मैं बोल रहा हूँ, मेजर रूल्स या मेजर स्टेप्स जो हैं वो कितने हैं बच्चों, 3 हैं। 3 मेजर स्टेप्स हैं। ठीक है ना। इन 3 मेजर स्टेप्स के बेस पर अपन इजीली नाम को लिख देंगे। आपको सर 3 स्टेप कौन कौन से बोलिए। फर्स्ट स्टेप, पहला स्टेप, मुख्य कार्बन श्रृंखला को चुनेंगे। मुख्य कार्बन श्रृंखला को चुनेंगे, ईमानदारी के साथ वर्क करेंगे उस पर, उसमें कोई मिस्टेक हमसे नहीं होनी चाहिए, क्योंकि पहला स्टेप भी गलत हो गया तो सारे स्टेप गलत हो जाएंगे, नाम फाइनली क्या आएगा, गलत आएगा। कोई भी काम करते हैं
तो उसका पहला स्टेप ही गलत हो रहा है, तो फिर आगे के तो सब काम बिगड़ेंगे ना। दूसरा जो स्टेप होगा वो जो मुख्य कार्बन श्रृंखला चुनी है सही आप लोगों ने, ठीक है ना, उसमें क्रमांकन करना, नंबरिंग करना, और देन तीसरा स्टेप वो है आईपीएसी नाम लिखना इस फॉर्मेट के बेस पर। तो बहुत इजी है, ठीक है ना, लेकिन इसको आप कोरिलेटेड करके चलना पड़ेगा, क्योंकि यदि आप स्लो यहाँ चलोगे, स्लो लर्नर आप यहाँ बनोगे तो आप पकड़ नहीं पाओगे, और थोड़े से तेज़ चलोगे, समझने की कोशिश करोगे, बातों को लिंक करने की कोशिश करोगे, तो बहुत इजी लगेगी आपको क्या, आईयूपीएससी। तो आईपीएससी का हमने बेस क्रिएट किया है, उस बेस को मेंटेन कीजिए, देन उसमें आगे बढ़िए, नंबर ऑफ एग्जाम्पल्स ज़्यादा से ज़्यादा कीजिए, आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। ओके बच्चों।